वस्तुओं के समूह बनाना। आज हम वस्तुओं के समूह बनाने के बारे में पढ़ेंगे कि वस्तुओं के समूह बनाने से हमें क्या लाभ है तथा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को समूहों में बांट करके हम किस तरह से अध्ययन कर सकते हैं। अब इसमें है, हमने देखा कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत से अनेक विविधता है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ियाँ, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर, तान्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। तो इसमें से वस्तुओं की आकृति भिन्न भिन्न हो सकती है। सबसे पहले गोल आकृति की वस्तुएं हम इनमें से निकालते हैं। गेंद, रबड़ की गेंद, फुटबॉल, कंचे। और यदि और दूसरी गोल वस्तुएं लेते हैं तो उसमें सेब, संतरे, तगड़े आदि आ जाते हैं। अब जैसा कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं यहाँ दिखाई गई हैं, इसमें से यदि हम प्लास्टिक से बनी वस्तुएं निकालते हैं तो इसमें बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, जलपात्र, पाइप आदि आ जाती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वस्तुओं को समूह में बांटने के अनेक ढंग हैं, बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आकृति के हिसाब से वस्तुओं को बांट सकते हैं। जिन पदार्थों से वे बनी है वस्तुएं उसी हिसाब से बांट सकते हैं। किस काम के लिए वो वस्तुएं आती हैं हिसाब से बांट सकते हैं। जैसे क्लासरूम है, कक्षा के रूम में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं हैं। रसोई के अंदर जो वस्तुएं प्रयोग की जाती हैं उनके हम समूह बना सकते हैं अलग से। या जैसे दुकानदार है, बिस्कुट हैं विभिन्न प्रकार के, उनके समूह बना सकते हैं। एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। हमारे चारों की वस्तुएं जो है एक से या एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा हो सकती है। उसमें क्या कहते हैं भी वो एक है, बहुत सारी वस्तुओं से बनी सकती है। मतलब अब इसमें जैसे क्रियाकलाप एक है, कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे से विद्यालय के बाहर से एकत्र कर सकते हैं हम। और जैसे चाक, पेंसिल, नोटबुक, रबड़, डस्टर, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए, कारा, बैट, माचिस की डिब्बी, नमक, तालू आदि। अब क्या हम सोच सकते हैं कि कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते। जैसे बाहर की वस्तुएं, दीवार है, वृक्ष है, दरवाजे है, ट्रैक्टर है, सड़कें, हम इनको कमरा जो है कक्षा का उसमें नहीं ला सकते। अब आगे इसमें कहता है कागज अथवा लकड़ी से बनी वस्तुएं हम समूहों में जब बांट रहे हैं तो हम यह देख सकते हैं कि कौन सी वस्तुएं कागज से बनी हैं और कौन सी वस्तुएं लकड़ी से बनी हैं। जैसे कागज से बनी वस्तुएं होती हैं, जैसे मेज है, कुर्सी है, पटरी है घरों में यूज करने वाली, ये सभी वस्तुएं लकड़ी से बनी होती हैं। कागज से वस्तुएं बनी होती हैं, जैसे किताब कागज से बनी होती है, नोटबुक कागज से बनी होती है, और भी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो कागज से बनी हो सकती हैं। और क्या कहता है इसमें, इनमें से एक समूह की सभी वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी से बनी हुई हम अलग अलग पदार्थों में बांट सकते हैं। खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को हम पृथक कर सकते हैं। अब ये सारणी 2.1 दी गई है। जैसे प्लेट है वो इस्पात की बनी हो सकती है, कांच की, प्लास्टिक की, पेन है प्लास्टिक या धातु का बना हुआ हो सकता है। अब क्रियाकलाप 2 पर आ जाते हैं। क्रियाकलाप सारणी 2.2 में है, कुछ मान्य पदार्थों की सूची दी गई है। इसके अतिरिक्त आपकी जानकारी के और अधिक पदार्थ आप इस सारणी में जोड़ सकते हैं। जैसे इसमें कहता है कि लकड़ी है, लकड़ी से मेज है, कुर्सी है, हल है, लकड़ी है, बैलगाड़ी लकड़ी की हो सकती है, और पहिए जो है लकड़ी के हो सकते हैं। कागज से पुस्तकें, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौने, कैलेंडर आदि कागज के बने हो सकते हैं। चमड़ा है, चमड़े से जूते हैं, बेल्ट हैं, पर्स भी चमड़े के हो सकते हैं। इस तरह से हम इनको अलग अलग बांट सकते हैं। प्लास्टिक की बनी वस्तुएं, जैसे घरों में प्लास्टिक के डिब्बे हैं, चम्मच हैं, प्लेट हैं, और भी सामान रखने के बर्तन हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। रुई से रजाई है, गद्दे हैं आदि। आप आगे इसमें क्या कहता है कि इन सब सारणियों से हमें क्या पता चलता है। पहले हमने वस्तुओं को कई ढंग से समूह में रखा, इसके पश्चात हमने पाया कि हमारे चारों की वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से बनी हैं। कई बार तो कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है और कई बार एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी हो सकती है। अब आगे इसमें कहता है पदार्थों के गुण।
जैसे पदार्थ है, पदार्थ कोई कठोर होता है, कोई लचीला होता है, कोई सॉफ्ट नरम होता है, इस तरह से। कहता है भी गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता। तो हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं। यदि हम कपड़े का गिलास बनाएंगे तो उसमें हम कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता हो। तो इसी तरह से ये इसमें जो पहली दिखाई गई है, कपड़े के गिलास का उपयोग करते इसमें उसने क्या किया, एक कपड़ा लिया, उसका गिलास का रूप दे दिया उसको और उसमें जल डाला। वो क्या देखती है, जल जो है गिलास में से बाहर आ जाता है। तो कहने का मकसद क्या है, कपड़े का गिलास कामयाब नहीं होगा। इसलिए गिलास किसके बनाए जाते हैं, कांच के बनाए जाते हैं, प्लास्टिक के, धातु के, अन्य पदार्थ के। पदार्थों का वह सब गुण क्या है जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होता है। नीचे कुछ गुणों की विवेचना दी गई है। सबसे पहले दिखावट। पदार्थ प्राय एक दूसरे भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है, लोहा, तांबा एवं एल्यूमिनियम से भिन्न दिखाई देते हैं, परंतु फिर भी लोहे, तांबे तो एल्यूमिनियम कुछ समानता है। भी देखने में सभी पदार्थ अलग अलग दिखाई देते हैं, परंतु जैसे लोहा है, तांबा है, सोना है, चांदी है, एल्यूमिनियम है, फिर भी उनमें कुछ समानता है। विभिन्न पदार्थों, गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्यूमिनियम की शीट और चालक से छोटे छोटे डिब्बे एकत्र करते हैं। अब उनमें से चमकीली दिखाई देने वाले पदार्थों को अलग कर लेते हैं। अब हम ये भी देखते हैं कि ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखते हैं कि इन पदार्थों में से कुछ ताजे कटे पृष्ठ हैं वो चमकीले हैं। तो हम कह सकते हैं कि द्युतिमान एवं द्युतिहीन पदार्थों की सूची बनाते हैं। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेखमार से रगड़ कर अलग कर सकते हैं उसमें द्युति है या नहीं। अगला है इसमें पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार की द्युति होती है वे धातु होते हैं। धातु के बारे में क्या कहता है कि सभी धातुएं जो है चमकदार होती हैं। कहने का मकसद क्या है भी, सभी धातुएं चमकदार होती हैं। धातुओं के उदाहरण है लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना आदि। सभी धातुएं क्या होती हैं, चमकदार होती हैं। धातुओं के उदाहरण क्या है, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना आदि। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं और द्युतिहीन दिखाई देने लगती हैं। तो कहने का मकसद क्या है कि जब जो धातु जैसे लोहा है वो बाहर पड़ा रहेगा तो वो अपनी चमक को खो देगा और उसकी चमक ही दिखाई देगा। अब मान लीजिए जैसे लोहा है उसको हम काटते हैं तो जब हमको काटते हैं उसमें से एकदम से चमक दिखाई देती है, परंतु जब वो बाहर पड़ा रहेगा तो वर्षा के दिनों में या नमी के प्रभाव के कारण वायु जो है अभिक्रिया करती है और लोहे को जंग लग जाता है। इस कारण उसकी चमक जो है नष्ट हो जाती है। कठोरता। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हाथों से दबाते हैं तो दब जाते हैं, जबकि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको जब हम हाथों से दबाते हैं वो दबते नहीं। कुछ पदार्थों को खरोंचते हैं जब हम, उनमें खरोंच आ जाती है, जबकि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनको खरोंचा नहीं जा सकता। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित अथवा खरोंचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहते हैं। तो इसमें यहाँ पर कोमल पदार्थ और कठोर पदार्थ की परिभाषा है। ऐसे पदार्थ जिन्हें हम आसानी से संपीड़ित कर सकते हैं या खरोंच सकते हैं वो क्या कहते हैं, कठोर पदार्थ, कोमल पदार्थ। और जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन हो जाता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं। रुई एवं स्पंज क्या है, कोमल पदार्थों के उदाहरण है, जबकि लकड़ी जो है कठोर पदार्थ का एक उदाहरण है। दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं जैसे द्युति, कठोरता, खुरदरापन अथवा चिकना होना। क्या कहता है, दिखावट के अंदर पदार्थ हैं उनमें अलग अलग हम यदि हम समूह बनाते हैं तो कुछ पदार्थ चमक बड़े हो सकते हैं, कुछ कठोर हो सकते हैं, कुछ खुरदरे हो सकते हैं, कुछ चिकने हो सकते हैं। अगला है विलेय अथवा विलेय। विलेय अथवा अविलेय। विलेय होता है जो पदार्थ घुल जाता है, जैसे मान लीजिए चीनी पानी में घुल जाती है, वो विलेय होगी। अविलेय जो पदार्थ किसी द्रव में ना घुले, जैसे लकड़ी का बुरादा पानी में नहीं घुल सकता। अब इसमें कहता है 5 गिलास लीजिए, चीनी, नमक, चाक पाउडर, बालू और लकड़ी के बुरादे। कौन कौन? चीनी, नमक, चाक पाउडर, बालू और लकड़ी का बुरादा। 5 गिलास लीजिए। आप प्रत्येक गिलास में 2/3 भाग जल लीजिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चीनी, दूसरे में नमक और इस प्रकार से इसमें अन्य पदार्थ मिलाइए। उनको कुछ देर तक हिलाते रहिए। अब हम क्या देखते हैं कि कुछ पदार्थ जो है पूर्ण रूप से लुप्त हो जाते हैं, कुछ पदार्थ जो है घुल जाते हैं पानी के अंदर और कुछ नहीं घुलते। सबसे पहले नमक है, नमक जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है। चीनी भी लुप्त हो जाती है। बालू मिट्टी जल में लुप्त नहीं होती और चाक पाउडर भी नहीं घुलता, लकड़ी का बुरादा भी नहीं घुलता। इस प्रकार से हम क्या पाते हैं,
आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं, कुछ पदार्थ जो है जल में पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि ये पदार्थ जल में विलेय हैं। जो पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं, कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं, अर्थात घुल गए। हम कहेंगे इसको क्या विलेय है। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते, अन्य पदार्थ जल के साथ में मिश्रित नहीं होते तथा काफी समय तक गिलास में विलोडित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते। कुछ दूसरे पदार्थ हैं, जब उनको बार बार हिलाते हैं तो वो जल में नहीं घुलते। और विलोडित का मतलब है हिलाना किसी के साथ में, वो चम्मच के साथ में या किसी और के साथ में, तो फिर ऐसे पदार्थों को अविलेय पदार्थ कहलाते हैं। जल में विलेय पदार्थ वो है जो जल में घुल जाता है, जैसे चीनी और नमक जल में घुल जाते हैं। जल में अविलेय पदार्थ वो है जल में नहीं घुलता, जैसे लोहे का बुरादा या छिलक कह सकते हैं, लकड़ी का बुरादा, लोहे चूर्ण जो है जल में नहीं घुलता। जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकारों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारा शरीर है उसमें जल जो है मुख्य उसका अवयव है, मुख्य रूप से जल पाया जाता है। और जल जो है बहुत सारे पदार्थों को हमारे शरीर के अंदर जल में शरीर में घोल लेता है। इसी कारण क्या कहते हैं इसको, इसकी जल है, इसकी हमारे शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका है। आगे सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा किसी अन्य द्रव के नमूने एकत्र कीजिए। हमने क्या लिया, सिरका लिया, नींबू का रस लिया, सरसों का तेल लिया, नारियल का तेल लिया, मिट्टी का तेल लिया, कुछ और भी द्रव ले सकते हैं इसमें। तो एक कांच का गिलास लीजिए, इसे आधा जल से भरिए। आप इसमें चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाइए, भली भांति विलोडित कीजिए, इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। परीक्षण कीजिए कि क्या द्रव जल के साथ मिश्रित हो जाता है। जैसे हमने क्या करा, एक कांच का गिलास लिया, उसमें जल ले लिया, जल में हमने ये नारियल का तेल है डाला, उसके अंदर मिट्टी का तेल डाला, नींबू का रस डाल दिया, सिरका डाल दिया, सरसों का तेल डाल दिया। तो हम क्या देखते हैं कि वो पानी में घुल जाते हैं या नहीं। तो इसमें ये क्रियाकलाप करने के बाद में हम देखते हैं जैसे सिरका है भली भांति मिश्रित हो जाता है, नींबू का रस पानी में घुल जाता है, सरसों का तेल नहीं, नारियल का तेल नहीं, केरोसिन का तेल नहीं। जो सरसों का तेल है, नारियल का तेल है, केरोसिन का तेल है, ये एक अपनी अलग लायर बना लेते हैं, अलग अपनी सतह बना लेते हैं और पानी में नहीं घुलते। अब आगे इसमें है, हम देखते हैं कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ अन्य द्रव में मिश्रित नहीं होते और कुछ समय के बाद में छोड़ देने पर अपनी अलग परत जो है बना लेते हैं। बूझो यह सुझाव देता है कि हमें यह भी जांच करनी चाहिए कि हमने क्रियाकलाप 5 में जिन द्रवों का उपयोग किया, क्या जल में अतिरिक्त किसी अन्य द्रव में भली भांति मिश्रित हो सकते हैं। पहले यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या गैसें भी जल में विलीन हो जाती हैं। इसमें हम ये अलग से प्रयोग करके देख सकते हैं। कुछ गैसें जल में विलीन हैं जबकि अन्य नहीं। जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती हैं, जैसे जल में ऑक्सीजन गैस, जल में ऑक्सीजन गैस थोड़ी मात्रा में घुलती है। इसका क्या फायदा है, जल में रहने वाले जंतुओं तथा पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जल में ऑक्सीजन गैस जो है थोड़ी मात्रा में घुलनशील है, इसलिए जो जंतु जल के अंदर रहते हैं वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। जैसे मछली है, गलफड़ों के द्वारा सांस लेती है, वो जल में घुली हुई वायु का प्रयोग करती है। वस्तुएं जल में तैरती हैं अथवा डूब सकती हैं। जल में अविलेय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए वे जल के पृष्ठ पर आकर तैरने लगते हैं। अब कहता है भी अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच जाते हैं। हमें ऐसे बहुत से उदाहरण देखे हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनमें पदार्थ जो है जल के अंदर तैरते रहते हैं और डूब जाते हैं। जैसे एक तालाब है, तालाब में हम क्या देखते हैं कि सूखी पत्तियां गिरती हैं, वो तैरती रहती हैं। कंकड़ पानी में डूब जाते हैं, ठीक है ना। शहद की बूंदें हैं, जल में डालते हैं तो कई बार वो शुद्ध शहद जो होता है वो जल के अंदर डूब जाता है बूंद बीच में। बूझो यह चाहता है कि क्या आप उसे जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों के 5 उदाहरण दें। अन्य द्रवों जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते रहते हैं अथवा डूब रहते हैं। इसे देखने के लिए आप किस प्रकार का परीक्षण करेंगे। अब आगे इसमें पारदर्शिता। पारदर्शिता में क्या कहता है कि उन पदार्थों अथवा सामग्रियों को जिनमें से होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है पारदर्शी वस्तु कहते हैं।
कुछ वस्तुएं पारदर्शी होती हैं, कुछ अपारदर्शी होती हैं तथा कुछ पारभासी होती हैं। तो पारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं? ऐसी वस्तुएं जिनमें से आर पार यानी एक साइड से दूसरी साइड में वस्तुओं को देखा जा सकता है, उनको कहते हैं पारदर्शी। जैसे कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पदार्थ जो है पारदर्शी के उदाहरण है। दुकानदार बिस्कुट, मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं ताकि खरीदार उन चीज़ों को आसानी से देख सके। अब अपारदर्शी है, ऐसे पदार्थ जिनमें से होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता, ऐसे पदार्थ जिनमें से आर पार वस्तुओं को नहीं देख सकते, उनको क्या कहते हैं? अपारदर्शी। क्या कहते हैं? अपारदर्शी। अब पारदर्शिता के हिसाब से इन वस्तुओं को 3 विभागों में बांटा। सबसे पहले पारदर्शी, नंबर 2 है अपारदर्शी। पारदर्शी में वस्तुओं को आर पार देखा जा सकता है, जो कि अपारदर्शी में वस्तुओं को आर पार नहीं देखा जा सकता। अपारदर्शी वस्तु के उदाहरण क्या है? बंद लकड़ी का बॉक्स, गत्ते का डिब्बा अथवा धातु के पात्र आदि, ये सभी जो है अपारदर्शी के उदाहरण है। क्रियाकलाप 6, कागज की एक शीट लीजिए, इससे होकर किसी प्रतिबल को देखिए, इस संबंध में अपने प्रेक्षण को नोट कीजिए। अब कागज की शीट के बीच में 2-3 बूंदे खाने का तेल, मक्खन डाल के उसे फैलाइए। कागज के उस भाग में जहाँ तक तेल फैला है प्रतिबलों को दोबारा ध्यान से देखिए। आप क्या देखते हैं? हम इसमें क्या करते हैं? कागज की शीट लेते हैं, कागज की शीट पर सबसे पहले उसे देखते हैं कि दूसरी आर पार हमें दिखाई नहीं देता। फिर क्या करेंगे? 2-3 बूंदे तेल की डाल देंगे, मक्खन की डाल देंगे। फिर हमें क्या होगा? तेल लगाने से जो है उसके आर पार जो है धुंधला दिखाई देगा। क्या दिखाएगा? धुंधला। तो इसमें क्या कहता है? ऐसे पदार्थों को जिनमें से होकर वस्तुओं को देख लें परंतु स्पष्ट दिखाई देता, वो पारभासी कहलाते हैं। तो कहने का मकसद क्या है कि जो तेल लगा हुआ कागज है वो पारभासी का उदाहरण है। ऐसे पदार्थों जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें हम पारभासी कहते हैं। पारभासी पदार्थों के उदाहरण है तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच। हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी तथा पारभासी के रूप में समूहों में बांट सकते हैं। पहली किसी अंधेरे वाले स्थान पर टार्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। टार्च का स्विच ऑन करके हथेली की दूसरी ओर परीक्षण करती है। क्या वो जानना चाहती है कि आपकी हथेली पारदर्शी है, पारदर्शी है, पारभासी है? तो उसमें क्या होगा कि जो हथेली है उसी दूसरी साइड में हमें दिखाई नहीं देगा, इससे क्या होगा? हथेली क्या चीज़ है? अपारदर्शी। क्या है? पारदर्शी। पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती है तथा जल उनके अन्य द्रवों में से होने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं। वे जल में तैर सकते हैं अथवा डूब सकते हैं। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी होते हैं पदार्थों का समूहन उनके गुणों में समानताओं एवं भिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। तो हमने जो ये अध्याय पढ़ा है, इस अध्याय में क्या कहता है कि पदार्थ को हम विभिन्न गुणों के आधार पर समूह में ला सकते हैं। जैसे पारदर्शी, अपारदर्शी के रूप में, जल में तैरने वाले और न तैरने वाले के रूप में, जो ज्योति है जिनके चमक है और चमक नहीं है जिसमें उसमें रूप में, और आकृति के आकार से भी हम वस्तुओं के समूह बना सकते हैं। हमने पदार्थों के समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? दैनिक जीवन में प्राय हम पदार्थों का समूह उनकी सुविधा के अनुसार करते हैं। हमें पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि पदार्थों की संख्या बहुत अधिक होती है और इसलिए हम सोचते हैं कि वस्तुओं के समूह बनाया जाए। जैसे मान लीजिए एक कक्षा है, कक्षा में जितनी वस्तुएं रखी होती हैं हम कह सकते हैं भी कक्षा में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं का समूह। या एक दुकानदार है, दुकानदार जो है अलग अलग बिस्कुटों को सभी खाने में रखता है, एक कोने में रखता है। तो उससे जब भी कोई बिस्कुट की बारी आती है तो लगातार अपने पास में चला जाता है। दूसरी कहता है भी साबुन में भी ऐसे है भी सभी साबुनों को एक अलग कोने में रखता है। दालों का, अनाज का भंडारण अलग अलग करता है। तो इससे क्या होता है कि दुकानदार को इस बात का पता चलता है कि कोई वस्तु कहाँ रखी है, कहाँ नहीं। ये भी वस्तुओं का समूह है, समूह बनाने का तरीका है और समूहन है। इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों के इस प्रकार के समूह में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन करना तथा इन गुणों में किसी पैटर्न का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इस विषय में और अधिक अध्ययन हम उस कक्षाओं में करेंगे। आपको यदि यह वीडियो अच्छे लगे तो आप इसको लाइक जरूर करें तथा इस प्रकार की अन्य वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।